रॉबर्टो हाथ में कांच का एक टुकड़ा लिए उस पायलट की लाश की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट 571 के ये पैसेंजर्स इस मुसीबत में फंसे थे। Fernando told me, Carlitos, I'm going to eat the pilot. ये वाकया 1972 में पेश आया था, जब इनका प्लेन पायलट की गलती की वजह से एंडीज के इन बर्फीले पहाड़ों में क्रैश कर गया। इस हादसे में रॉबर्टो कैनेसो के कई दोस्त मारे गए थे और अब इनको बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। उसके हाथ ये काम करते हुए कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी ना रुका। उसने पायलट की बॉडी का एक पीस काटा और उससे कच्चा ही निकल गया। वहाँ बाकी लोग खड़े बस उसे देखते ही रहे, क्योंकि वो इसे रोकना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट ये सारे लोग खुद भी इस काम में इसके साथ शामिल होने वाले थे। And the taste? The taste is like raw meat from cow or whatever. अक्टूबर 13, 1972। इस प्राइवेट प्लेन में सवार ये 45 पैसेंजर्स मोंटेविडेओ से सैंटियागो जा रहे थे। ये यूरुग्वे की रग्बी टीम है, जिनका चिली में एक टूर्नामेंट था। जहाज में इनके साथ इनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी सवार थे और ये सारे लोग इस सफर को बड़ा ही एंजॉय कर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से हर तरफ बादल ही बादल थे, पर चूंकि ये पायलट्स इस जगह 29 बार पहले भी फ्लाई कर चुके थे, इस वजह से खराब मौसम के बावजूद भी इन्होंने फ्लाइट को कंटिन्यू ही रखा। We were all happy, making jokes. एकदम से पायलट बादलों में से एक चट्टान को करीब आते हुए देखता है, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए काफी देर हो चुकी थी और पायलट्स की कोशिशों के बावजूद भी जहाज उस पहाड़ से टकरा के 2 टुकड़े हो गया और फिर उसका फ्रंट वाला हिस्सा बिना विंग्स के जोर से बर्फ में क्रैश कर गया। हुआ कुछ यूं था कि बादलों की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और पायलट्स को प्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो बस अपनी कैलकुलेशंस के सहारे ही चलते हुए इस रूट को फॉलो कर रहे थे। लेकिन पायलट्स से इन कैलकुलेशंस में थोड़ी गलती हो गई और उन्होंने वक्त से पहले ही यू टर्न ले लिया। वो इस गलत फहमी में थे कि वो एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस माउंटेन एरिया में ही प्लेन का एल्टीट्यूड कम करना शुरू कर दिया और इस वजह से एक झटके में ही 12 लोगों की जान चली गई। इस सुनसान जगह पर सिवाय खामोशी और बर्फ के और कुछ भी न था। जब इन लोगों को होश आया तो उन्होंने देखा कि प्लेन का पिछला हिस्सा गायब है और उनके बहुत से दोस्त और फैमिली मेंबर्स अब इनका साथ हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। This first night was horrible, you know, everybody, people dying, people crying, people screaming. ये दिन सब लोगों पर बहुत भारी था। सारे लोग जख्मी थे। इस जगह ठंड से इनका खून जमा जा रहा था और अपने ही दोस्तों की मौत पर सब सदमे की हालत में थे। इनका ये पूरा दिन इसी परेशानी के आलम में गुजर गया। पर अगली सुबह सबको इस हकीकत का एहसास होना शुरू हो गया कि ये जो भी हुआ है वो वाकई सच है और अगर इन्होंने जिंदा रहना है तो इन्हें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक बॉटल रम, 2 चॉकलेट बार्स और थोड़े बहुत स्नैक्स थे। ये बस इतना खाना था जो 2 दिन भी ठीक से ना चले। इसके अलावा इनके पास एक कैमरा और एक रेडियो भी था, जिसमें ये अपने ही प्लेन क्रैश की न्यूज़ लगा के सुन रहे थे। एंडीज के इस इलाके में टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिसमें अगर ठंड से बचने का कोई इंतजाम ना हो तो इंसान हाइपोथर्मिया से मर सकता है। इसलिए ठंड से बचने के लिए इन्होंने प्लेन के खुले हुए एंड पर सूटकेसेस की एक वॉल बना दी। ये अब तीसरा दिन था। सब अंदर बैठे मदद का इंतजार कर रहे थे। एकदम से उन्हें एयरप्लेन की आवाज सुनाई देने लगी। वो सब लोग भागे भागे बाहर निकलते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फाइनली इनको ढूंढते हुए एक प्लेन यहाँ पहुँच गया था। इसको देख के सबका थोड़ा हौसला बढ़ गया और अब अपनी सारी परेशानियां भूल के सब बस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया, पर इन्हें बचाने कोई भी ना आया। अगले दिन इनका दोस्त नैंडो, जो कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से कोमा में था, उसे होश आने लगा। उसके दोस्त उसके पास जमा हो गए और इसे जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उसे होश आया तो एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। रॉबर्टो ने उसे बताया कि इस क्रैश में इसकी माँ गुजर चुकी है और उसकी छोटी बहन शदीद जख्मी है। वहाँ दूसरी तरफ बाकी सब लोग इस उम्मीद में थे कि अब बस किसी भी समय मदद आती ही होगी, पर एक के बाद एक दिन गुजरते गए और लोग एक एक करके मरते रहे। फिर आखिरकार नैंडो की बहन ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब तक इन 45 लोगों में से 17 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब चूंकि ये लोग बर्फ के ऊपर थे, इसलिए उस दिन जो प्लेन इनके ऊपर से गुजरा था वो इन्हें देख नहीं पाया। इनका खाना भी खत्म हो चुका था और भूख की वजह से अब सबका बुरा हाल था। पर असल मानों में क़यामत तो तब आई जब इन्होंने रेडियो पर यह सुना कि उनको ढूंढने के लिए किया जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। So it was a very strange sensation, feeling that the world is
alive and they consider you dead. अब चूंकि ये उसी की उम्मीद पर जिंदा थे, इसलिए अब जीने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना ही इनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। कहने को तो वैसे ये लोग बर्फ से घिरे हुए थे, पर इस ठंड में वो बर्फ खाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इन्होंने बोतल में बर्फ भर के उसे पिघलाना भी चाहा, लेकिन इस सख्त सर्दी में ये तरीका भी काम नहीं किया। पर ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, इसलिए बैठे बैठे मौत का इंतजार करने के बजाय ये अपना सारा वक्त अब सरवाइव करने के लिए तरकीबें निकालने लगे। और आखिरकार काफी दिमाग लड़ाने के बाद इन्होंने पानी का मसला हल कर ही लिया। इन्हें जहाज की सीट में से मेटल की शीट मिली, उससे इन्होंने एक फनल बनाया, जिसको धूप में रख के जब इस पर बर्फ डाली गई तो सनलाइट की हीट से वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। उसे इन्होंने टिन कैंस में जमा करना शुरू कर दिया और उस थोड़े से पानी को पीने के लिए ये बारियां लगाया करते। जहाज के सीट कुशंस को यूज करके इन्होंने स्नो बूट्स बनाए और खुद अपने लिए रेस्क्यू मिशंस प्लान करने लगे। अब इनके पास 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये पता लगाना कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और दूसरा जहाज की टेल को ढूंढना, क्योंकि उसमें एक बैटरी थी जिससे जहाज का ट्रांसमीटर ऑन करके मदद बुलाई जा सकती थी। ये लोग इस मिशन पर रवाना तो हो गए, पर यह काम जितना आसान मालूम हो रहा था ये उतना ही ज्यादा मुश्किल था। और चूंकि इन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए जल्द ही ये थक के गिरने लग गए और इन्हें आधे रास्ते से ही हिम्मत हार के वापस लौटना पड़ा। 13,000 or 14,000 feet with minus 35 degrees below zero, no food, no water, no help, no rescue. You turn yourself into a survival machine. बिना कुछ खाए अब इन्हें 1 हफ्ता गुजर चुका था। भूख इतनी शदीद थी कि इन्होंने जहाज की सीट और अपने ही जूतों का लेदर भी खाना चाहा, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ और अब सबको अपने सामने सिर्फ मौत ही नजर आ रही थी। रोबर्टो एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो अगले आने वाले 1-2 दिनों में सब एक एक करके मरने लगेंगे। इसलिए फिर उसने अपने दोस्तों से कहा कि जिंदा रहने का अब बस एक ही रास्ता है, और वो है इन मरे हुए लोगों का गोश्त खाकर अपना पेट भरना। ये सुनकर चाहे जितना ही अजीब लगता हो, पर उस वक्त उनमें से कई लोगों के दिमाग में ये आइडिया पहले से था और वो बस बोलने से डर रहे थे। And Nando told me, Carlitos, I'm going to eat the pilot. That it's logic to say that because Nando loses his mother and his sister after. So, as I used to say, consciently or unconsciously, he was say the responsible of the whole thing is the pilot. So. लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। रोबर्टो ने उन्हें देखा और कांच का एक टुकड़ा उठा के बाहर निकल गया। सामने इनके दोस्तों और पायलट्स की लाशें पड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो ना था। वो पायलट की बॉडी का एक छोटा सा पीस काटता है और उसे आंख बंद करके निकल जाता है। फिर इसे देख के इसके बाकी दोस्तों ने भी ऐसा ही किया। I just want to ask one thing though. That first bite. Mouth doesn't want to open because you don't want to swallow a piece of a dead person. And the taste. The taste is like raw meat from cow or whatever. पर जिन लोगों ने भूख के बावजूद भी लाशों से अपना पेट न भरा, वो अगले आने वाले चंद दिनों में ही मारे गए। और अब जो भी लोग वहां पर जिंदा थे, वो ये सख्त कदम उठाने की वजह से ही जिंदा थे। थोड़े दिन इसी तरह गुजर गए और मांस में मौजूद प्रोटीन की वजह से इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करना शुरू कर दी और उनको यहाँ रहने की आदत सी होने लगी। लेकिन जब भी हालात कुछ बेहतरी की तरफ होते तो एक नई मुसीबत इनका पहले से ही इंतजार कर रही होती। रात का वक्त था और सब सो रहे थे कि एकदम से गरज की आवाज़ से सबकी आंख खुल गई। ऐसा फील हो रहा था जैसे भूकंप आ रहा हो, और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी कि एकदम से सूटकेस की बनी हुई दीवार गिर गई और पूरे प्लेन के अंदर बर्फ भर गई, जिसमें ये सारे लोग दब गए। It goes inside and it buries 27 of the guys over there. ये एक एवलांच था। इस हादसे में 8 लोग उसी वक्त बर्फ के अंदर दब के मारे गए और अब 45 में से सिर्फ 19 लोग ही बचे थे। इस वाक़ये के बाद सबको ये यकीन हो गया था कि अगर ये यहाँ सुकून से बैठ गए तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने जहाज़ की टेल ढूंढना जारी रखा। लेकिन दूसरी तरफ दोनों पायलट्स की बॉडीज अब ख़त्म हो चुकी थी और सिर्फ अब उनकी हड्डियाँ ही बची थी। इसलिए मजबूरन अब उन्होंने अपने ही दोस्तों की बॉडीज को खाकर अपना पेट भरना शुरू कर दिया। ये डे 43 है और कई दिनों की मेहनत के बाद इन्हें जहाज की टेल आखिरकार मिल ही गई। उन्होंने उसमें से बैटरी निकाली और जहाज का रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करने की कोशिश में लग गए। अगर ये ऑन हो गया तो ये उससे मदद बुला सकते हैं,
लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनसे वो ऑन न हुआ, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। अब कोई उम्मीद नजर तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी उन लोगों ने वहां सूटकेसेस से एक क्रॉस बना दिया कि शायद किसी प्लेन को ये क्रॉस दिख जाए, और फिर वो लोग अपने प्लेन में वापस आ गए। दूसरी तरफ इन खोए हुए लोगों की फैमिलीज ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के रेस्क्यू मिशन को फिर से शुरू करवा दिया, जिसमें कई प्लेन्स को दोबारा इस इलाके का सर्वे करने भेजा गया। और फिर उनके वापस लौटने पर एक पायलट ने रेस्क्यू मिशन इंचार्ज को ये पिक्चर्स दिखाई। वहाँ प्लेन में नैंडो और उसके दोस्त अब ठान चुके थे कि वो यहाँ और नहीं रुकने वाले, और वो यहाँ से भागने के प्लान्स बना रहे थे। You know, in the case of Nando, his motivation was to don't stay in the plane because if he stays in the plane, he must eat his mother and his sister. उन्हें ये अंदाजा था कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ चिली की ग्रीन वैलीज हैं, जहाँ से उन्हें मदद जरूर मिल जाएगी, इसलिए वो दिन रात अपने सफर की तैयारियों में लगे हुए थे। इन्होंने जहाज के इंसुलेशन मटेरियल को कॉपर वायर से सीकर उससे स्लीपिंग बैग्स तैयार किए। प्लेन के कॉकपिट में से ग्लेयर शील्ड निकाल के उससे सन ग्लासेस बनाए, ताकि स्नो से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट से कहीं वो अंधे ना हो जाएं। सॉक्स के अंदर इंसानी गोश्त भर के स्टोर किया, और पुराने कपड़ों से उन्होंने अपने लिए बैग्स तैयार किए। इन सारी तैयारियों में इन्हें कई हफ्ते लग गए। वहाँ रेस्क्यू मिशन इंचार्ज की जब अर्जेंटीना में ऑफिशियल से बात हुई, तो उन्हें ये बताया गया कि ये क्रॉस और कुछ नहीं, बस एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स हैं जो वो बर्फ की थिकनेस मालूम करने के लिए लगाते हैं। और ये बात वाकई सच थी, क्योंकि जो क्रॉस इन पिक्चर्स में था वो इनका बनाया हुआ क्रॉस नहीं, बल्कि ये किसी और जगह पर था। इसलिए फिर इन लोगों को मुर्दा घोषित करके इस रेस्क्यू मिशन को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 12 दिसंबर, आज इन्हें यहाँ पूरे 61 दिन गुजर चुके हैं। नैंडो, रोबर्टो और एंटोनियो विजेंटी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, पर इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये सफर कितना लंबा होने वाला है और वो इसमें कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं। और यहाँ डेड बॉडीज भी खत्म होती जा रही थी, इसलिए जाते जाते नैंडो ने यहाँ रुकने वाले लोगों से कहा कि अगर इन्हें जरूरत पड़े तो ये इसकी माँ और इसकी बहन की लाश को भी खा सकते हैं। Not only did Nando have the courage to climb the biggest mountain in the world, he had the courage and nobility to authorize us to feed from the most sacred thing he had, his mother and sister. और फिर ये मुश्किल तरीन सफर शुरू हुआ। इनके अंदाजे के मुताबिक तो ये एक दिन में ही इस पहाड़ पर चढ़ जाते, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हवा में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा था, और हर कदम ही अपने आप में एक मिशन बन चुका था। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी, और 3 दिन चढ़ने के बाद अब ये फाइनली इस जहन्नुम से निकलने वाले थे। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उनके सामने चिली की ग्रीन वैलीज नहीं, बल्कि ये था। इन्हें ये एक पहाड़ चढ़ने में 3 दिन लग गए थे, और यहाँ माउंटेन्स की एक पूरी चेन थी जो इन्हें अभी क्रॉस करनी थी। लेकिन ये पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अब मर जाएंगे, लेकिन उस प्लेन में वापस नहीं लौटने वाले, और इसीलिए इन्होंने एंटोनियो को आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया था। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और वो चलते रहे। हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा मुश्किल होता। उनकी एनर्जी भी ख़त्म होती जा रही थी, साथ ही साथ उनके पास मौजूद खाना भी। लेकिन ये सफ़र ख़त्म होने का नाम ही ना लेता। चलते चलते 9 दिन गुजर गए, और अब इस पूरे टाइम के बाद पहली दफ़ा इन्हें जिंदा बचने की एक उम्मीद नज़र आई, क्योंकि ये बर्फ को पीछे छोड़कर अब इस पथरीले इलाके में पहुंच चुके थे। यहाँ इन्हें थोड़ा हौसला तो जरूर मिला था, पर इन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही लम्हे सब कुछ बदलने वाला है। एकदम इन्हें एक शख्स नजर आया जो अपने घोड़े पर सवार था। ये उसे देखते ही चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो शख्स इन्हें बस घूरता रहता है। फिर उसने इन्हें इशारे से यहीं रुकने को बोला और वो चला गया। अगले दिन वो कुछ खाने और पेपर पेंसिल के साथ वापस आया। उसने पेपर को एक पत्थर पर लपेट के उनकी तरफ फेंका, जिस पर नैंडो ने ये लिखा। इस तरह आखिर पूरे 72 दिनों के बाद उन्हें बचा ही लिया गया। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आए और नैंडो उनमें सवार होकर उन्हें क्रैश साइट पर ले पहुंचा, और ये उस वक्त की वो रियल वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं। फिर देखते ही देखते ये हीरोज के तौर पर पूरे मुल्क भर में मशहूर हो गए, पर कुछ सवालात ऐसे थे जिनका जवाब ये लोग दे नहीं रहे थे। ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, sí, no contestar.
फिर बाद में जब ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेशन में यहाँ इंसानों की हड्डियां मिली तो ये पूरी दुनिया के सामने आ ही गया कि इन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने ही दोस्तों को खाया है। और ये पता लगने के बाद जो लोग इनकी हिम्मत की मिसालें दे रहे थे उन्हीं लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। The people who maybe are watching this program, they say, "Oh, I wouldn't have done it. If you were there, you would have done it." यहाँ पर तो इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए किस कदर तकलीफें उठाई थी, पर साउथ अमेरिका में ही एक वाकया ऐसा भी पेश आया था जिसमें सिर्फ एक शख्स के कहने पर 1000 लोगों ने जहर पी के एक साथ सुसाइड कर लिया था। अगर आप वो स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए।